हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन फैक्टर किस किस फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और रेट लॉ एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर और उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन और कुछ उनके ग्राफ्स और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? A reaction whose rate is not depend upon the concentration of reactant is called जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसका रेट उसके कंसेंट्रेशन की रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करता हो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आप चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए, उसके रेट पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलोगे दोस्तों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर, रेट लॉ दोस्तों आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो। देखिए आइए कैसे लिखते हैं रेट लॉ। सपोज करिए आपके पास कोई रिएक्टेंट ए है जिससे आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो। एक रिएक्टेंट से आप क्या ऑब्टेन कर रहे हो? कोई भी एक प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो। रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आपने इनिशियली अगर इसकी कंसेंट्रेशन सपोज करिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे अभी रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए इस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसेंट्रेशन टाइम t इक्वल्स टू 0 पर क्या है? A0। क्या है? A0। कुछ समय बीतता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो टाइम t होता है टाइम t। तो टाइम t पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है? A। टाइम t पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है दोस्तों? A। तो दोस्तों अगर देखा जाए इसका अगर आपको रेट लॉ लिखने के लिए कहा जाए तो आपने क्या लिखा? रेट इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो? रेट इक्वल्स टू k टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन आपको क्या बताया गया है कि इसका जो रेट है इसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब कंसेंट्रेशन टर्म की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो R इक्वल्स टू हो जाएगा K। मतलब जो रेट है इस एक्सप्रेशन में देखिए जो रेट है रिएक्शन का रेट है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये केवल और केवल किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल होगा दोस्तों? रेट कांस्टेंट के इक्वल। अगर प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो आपने रेट लॉ में आपने रेट को किस तरह लिखा था? इंस्टेंटेनियस रेट को आप लिख सकते हो, इस रेट को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? R इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस के रेट में कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हो माइनस डी ऑफ dt ऑफ A। लिख सकते हो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रेट इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रेशन समय के साथ क्या होगी? डिक्रीज होगी, माइनस dA बाय dt। तो यहां पर अगर आप पुट करते हो, थोड़ा सा हम लग करेंगे दोस्तों इसको। आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा अब तक। रेट की वैल्यू दोस्तों यहां पर रखेंगे तो R इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, यहां पर R की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आ जाएगा माइनस d ऑफ dt माइनस d ऑफ dt A
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। अब देखिए ए वाली टर्म एक तरफ करिए, टी वाली एक तरफ, तो माइनस डी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, के डी टी, क्या हो जाएगा, के डी टी। डीए की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डीए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टाइम्स dt, क्या आ जाएगी, माइनस के टाइम्स dt। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप क्या करते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पे एक्सप्रेशन लिखोगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आप देखिए यहां पर कोई टर्म है नहीं, यहां पर एक रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हो जाएगा डीए, इंटीग्रेट डीए इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ये हो जाएगा आपके लिए dt, क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए आप दोस्तों याद रख लीजिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पर कोई ए का कोई फंक्शन है नहीं, इस फंक्शन आप नॉर्मल जो इंटीग्रेट करते हो वो क्या होता है, इंटीग्रेट अगर कोई वेरिएबल x है, x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेट आप क्या लिखते हो दोस्तों, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है आपका इंटीग्रेशन का रूल। अगर कोई वेरिएबल है उसकी पावर n है तो आप इंटीग्रेट क्या करते हो, देखिए यहाँ पर dx भी लगा होता है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर देखिए एज सच ये कोई वेरिएबल नहीं है आपके पास, अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो आप यहाँ पर 1 मान लोगे। अब देखिए अगर इसको वेरिएबल की टर्म में लिखना है, 1 को वेरिएबल, यहाँ पे भी 1 मान लेंगे। अगर 1 को वेरिएबल के टर्म में लिखना होता है तो आप लिखोगे a की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो क्या आ जाती है, 1। तो इसका अगर आप जब इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो a का पावर 0 प्लस 1 आएगा अपॉन 0 प्लस 1, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन a की पावर 0 या फिर कहोगे 1 का इंटीग्रेशन करोगे a के रिस्पेक्ट में, तो दोस्तों आ जाएगा आपका a, क्या आ जाएगा a। बात करते हैं यहाँ पर लिमिट्स की। जब आपका टाइम 0 था, जब टाइम क्या था, 0 था, तब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन a की कितनी थी, a नॉट। देखिए जब टाइम 0 था, टाइम 0 था तो आपके पास a की कंसंट्रेशन a नॉट थी। जैसे ही टाइम बढ़ा, जैसे ही टाइम बढ़ा, t हुआ, वही आपका कंसंट्रेशन कितनी हो गई इसकी, घटकर a हो गई, घटकर क्या हो गई, a। अब देखिए इसी तरह इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा a, जैसा कि यहां पर आपको करके बताया गया है। यहां पर आ गया इंटीग्रेशन a, फिर लिखोगे आप लोअर लिमिट, इसको बोलते हो लोअर लिमिट, इसको दोस्तों बोलते हो आप अपर लिमिट, इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर माइनस के बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन यहां पर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 का इंटीग्रेशन, सिमिलरली इस तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, t हो जाएगा। लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट दोस्तों इसकी क्या है, t, अपर लिमिट क्या है, t। इसको मैं थोड़ा रब करना चाहता हूं। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखोगे तो ये a आ जाएगा, माइनस इसके अंदर लोअर, माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट ये है आपकी a नॉट, क्या है दोस्तों, a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k टाइम्स, अब फिर से अपर लिमिट यानी कि t माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है दोस्तों आपकी 0, तो आ जाएगा a माइनस a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो k को मल्टीप्लाई कराएंगे t से माइनस kt और 0 से बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी 0। यानी कि अगर a की वैल्यू निकालनी हो आपको, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a इक्वल्स टू a नॉट माइनस kt, a नॉट माइनस kt, यही आपका 0 ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो जाएगा 0 ऑर्डर के लिए। क्या दोस्तों, a इज इक्वल्स टू a नॉट माइनस kt, a नॉट माइनस kt। तो इसको दोस्तों याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इसी में हाफ लाइफ पीरियड की, इसी में हाफ लाइफ पीरियड की, तो हमने बताया था
कि हाफ लाइफ क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, एक ऐसा समय, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो होता है अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का क्या हो जाए, हाफ, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं हम कि कोई भी रिएक्शन जितने समय में 50% कंप्लीट होती है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलोगे दोस्तों, हाफ लाइफ। तो आइए इसका हाफ लाइफ की टाइम निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम क्या निकालेंगे दोस्तों, हाफ लाइफ टाइम। अब देखिए हाफ लाइफ टाइम को अलग अलग बुकों में अलग अलग सिंबल से डोनेट किया जाता है। इसको टी हाफ भी बोलते हैं, ठीक है, टी हाफ से भी सिंबल डोनेट किया जाता है, टी 50% से भी बोलते हैं, और या फिर टी 0.5 से भी इसको डोनेट किया जाता है। किसी भी सिंबल से आप डोनेट कर सकते हो। ये क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required to complete 50% of the reaction. It is the time, or we can say it is the time in which, it is the time in which 50% of reaction, 50% of reaction will be completed, will be completed। एक ऐसा टाइम जिसमें हमारी रिएक्शन क्या होगी, 50% कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह कैलकुलेट करेंगे। टी आपने क्या कह दिया, टाइम कितना है आपका, टी हाफ, ठीक है, टाइम कितना है आपका, टी हाफ। और जो कह रहे हो कि मतलब रिएक्शन 50% हो जा रही है, टाइम, इस टाइम पीरियड में रिएक्शन जो हो रही 50% हो जा रही है, इसका मतलब है कि जो भी उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी, जो भी उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी वो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहां पर अगर देखोगे तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी दोस्तों, मतलब रिएक्शन आधी कंप्लीट होने के बाद फाइनल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन जो कि आपने मानी थी ए नॉट का हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए नॉट का हाफ। आप पढ़ चुके हो अभी आप ड्राइव किए हुए इक्वेशन जीरो ऑर्डर के, तो इसको अप्लाई करोगे दोस्तों तो ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी आएगा, ए नॉट माइनस के टी। अब देखिए अगर टाइम आप टी हाफ रखते हो तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन ए होता है वो आपका ए नॉट बाई 2 हो जाता है। तो ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टाइम्स टी हाफ लिख सकते हो दोस्तों, टी हाफ, टी 50% या टी 0.5 भी लिख सकते हो। अब देखिए इसको इधर लेके आइए और ए नॉट बाई 2 को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा टी हाफ के टी हाफ इज इक्वल्स टू के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2। यहां पॉजिटिव उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2। अगर के टी हाफ दोस्तों कैलकुलेट करोगे आप, के टी 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा दोस्तों ए नॉट बाय 2 के, ए नॉट बाय 2 के। तो आपका जो टी हाफ है वो हो जाएगा, सॉरी ये वाला के यहां पर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो टी हाफ हो जाएगा दोस्तों ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के। ये आपका हाफ लाइफ पीरियड टाइम आ जाएगा किस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहां से दोस्तों हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमारा टी हाफ होगा, क्या होगा दोस्तों, टी हाफ मतलब जो हाफ लाइफ टाइम होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये क्या होगा, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अभी जब ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे तो उसमें चीजें काम आएंगी, तब तक इनको आप नोट करिए। चलिए आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी आपने अभी डेरिवेशन की, रेट लॉ एक्सप्रेशन, सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए सब हेड डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बात करें दोस्तों पहली प्रॉपर्टी की, तो सबसे पहले जितने भी आपने अभी ड्राइव किए हैं एक्सप्रेशंस, उन सारे को जीरो ऑर्डर फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा द रिएक्शन मस्ट फॉलो, the reaction must follow A is equals to A naught
माइनस केटी। इस एक्सप्रेशन को जितनी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी सब फॉलो करेंगे, अगर नहीं करती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी जो होगी, द रिएक्शन मस्ट फॉलो ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस केटी, ये वाला एक्सप्रेशन या लॉ। जो दोस्तों बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज फ्री फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज और रिएक्टिंग टर्म्स। ये जो होगा तो इसका जो रेट होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन is independent to the concentration of reactant. The rate of reaction is independent to the concentration of reactant. यानी अगर रेट लिखोगे तो आप रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू के, मतलब रेट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of reaction is equal to its rate constant, its rate constant। जितना रेट इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। ये हो गया दोस्तों इसकी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर ग्राफ की बेसिस पे इसका बात करें, ग्राफ की बेसिस पे बात करें तो समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन जो रेट होगा, रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा रिएक्शन के रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन rate and time, it will be straight line। ये क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन। चौथी प्रॉपर्टी है जो दोस्तों बात कर रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी अगर बात करें तो चौथी प्रॉपर्टी हम इसकी यूनिट दे सकते हैं, इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। हमने बताया था कि रेट कांस्टेंट होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो के होता है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चेंज होती है। एक जनरल फॉर्मूला बताया था, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट। आप जनरल जानते हो दोस्तों क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये जनरल होता है। तो इस हिसाब से एन की जगह क्या रख दोगे, एन की जगह आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, तो जीरो। तो जब जीरो पुट करें तो आपकी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये क्या आ जाएगी आपकी यूनिट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जनरल हो गया, और ये क्या हो गया, जब एन की वैल्यू आपने जीरो की तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए कुछ ग्राफ्स देखते हैं जो कि हमारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि किस पर बेस्ड है आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं इनके कुछ ग्राफ्स। चलिए आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ, जो कि हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पे बेस्ड रहता है। तो हेडिंग डालिए ग्राफ बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अगर दोस्तों हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, अगर हम रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अभी बात की है हमने कि जो इसको आप शॉर्ट लिख लीजिए चाहे तो, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि ए।
बात अभी हमने की कि जो जीरो ऑर्डर का रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होती है? एक्स एक्सिस के। अगर दूसरा हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अगर हम ग्राफ बेटा ड्रॉ करते हैं रेट और टाइम के बीच में, रेट और टाइम के बीच में, तो जब रिएक्शन हो रही है टाइम आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। रेट जो होता है वो कभी नहीं बदलता है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें भी जो होगा टाइम पे रेट टाइम के साथ कभी नहीं बदलेगा। इसका भी जो दोस्तों ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के। बात करें अगर दोस्तों थर्ड जो हमारा ग्राफ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट अपॉन टाइम की वर्सेस टाइम की, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दोस्तों प्लॉट करते हैं तो आप ये जानते हो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है तो कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की समय के साथ घटेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जो कंसंट्रेशन होगी समय के साथ हमेशा घटेगी, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट में बदल रहा होगा। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के पढ़ा है A इक्वल्स टू, सॉरी जीरो ऑर्डर के पढ़ा है A इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। अगर दोस्तों इसमें रिलेशन देखें तो अगर इसका ग्राफ दोस्तों आप प्लॉट करोगे तो ये क्या आएगा आपका, अगर कुछ इसको सपोज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखिए y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या है दोस्तों? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पर जो a नॉट है आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू mx यानी कि माइनस KT प्लस ये जो c है आपका क्या हो जाएगा, ये a नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर स्लोप की बात करें तो माइनस k हो जाएगा। समय के साथ जो होगा, समय के साथ आपका रिएक्टेंट जो होगा वो डिक्रीज होगा विथ अ नेगेटिव स्लोप। यहाँ जो आपका स्लोप आ रहा है माइनस क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन कुछ है तो अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास एक ग्राफ आएगा जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि स्लोप आप लिख सकते हो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू माइनस k। ठीक है, समय के साथ जैसे ये समय आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट जो होगा कंसेंट्रेशन उसकी कम होगी। अगर बात करें तो ग्राफ इसकी रिएक्शन से बात करें तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा जो कि होगा माइनस k के इक्वल। किसके इक्वल होगा? माइनस k के इक्वल। चौथा ग्राफ की बात अगर दोस्तों करें हम, चौथा ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन। इनिशियल कंसेंट्रेशन आपने क्या ली थी दोस्तों, ए नॉट। टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब प्रूफ कराए थे, तो ये रिलेशन जो था टी हाफ इक्वल टू क्या था दोस्तों, ए नॉट बाय 2k। टी नॉट क्या था, टी हाफ इक्वल टू था ए नॉट बाय 2k। इसका मतलब क्या था कि जो टी हाफ है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन के। यहां अगर देखें तो कोई सी वाला टर्म जीरो है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। तो ये वाला ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात करें इसके स्लोप की, बात करें स्लोप की, तो स्लोप अगर देखोगे mx प्लस c, तो m की दोस्तों वैल्यू यहां से आ जाएगी, यहां पे साइड में लिख सकते हैं m इक्वल टू mx, m इक्वल टू आ जाएगा 1/2k, 1/2k। ये है इसका स्लोप हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ। अब देखिए अगर प्रोडक्ट के टर्म में आप ग्राफ देखते हो, अगर ग्राफ को आप प्लॉट करते हो कंसंट्रेशन ऑफ B वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ B या आप लिख सकते हो प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम की। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो क्या होगा, समय के साथ हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। और जो स्लोप भी होगा इसका क्या होगा बेटा, पॉजिटिव स्लोप होगा। क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप। तो ये कुछ इस तरीके से जीरो ऑर्डर पे बेस्ड ये ग्राफ है, इनको आप नोट करिए।
आइए कुछ हम एग्जांपल देखते हैं जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एग्जांपल हेडिंग डाल दीजिए, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए पहला एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं। अगर बात करें H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। Hν एक फोटोन की एनर्जी होती है, Hν मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो दोस्तों आप ये नहीं करोगे, आप इसका रेट लॉ लिखोगे R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ H2Cl2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 सर ने बताया था ऑर्डर निकालने के लिए 1 + 1 2। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑर्डर 2 नहीं होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले लेक्चर में बताया जा चुका है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ये चीजें लग जाती है, जो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनमें ये चीजें फॉलो हो जाती है, लेकिन हर रिएक्शन में फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ये 2 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर 0। ना इसकी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना ही इसी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर दोस्तों हम ले, H2Br2 gives in the presence of light Hν gives 2HBr, तो ये भी रिएक्शन दोस्तों हमारी कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ट्रिक आप याद कर सकते हो, जब भी कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो, जब भी कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो, या फिर कोई रिएक्शन अगर हो रही है किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, तो वो रिएक्शन कैसी होगी दोस्तों हमारी, वो रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर की। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI, तो 2HI का जब डिसोसिएशन होता है AU यानी ऑरन यानी कि गोल्ड के प्रेजेंस में, ये कैटलिस्ट है, तो यह आपको डिसोसिएट होकर क्या देता है, H2 प्लस I2। क्या देता है, H2 प्लस I2। तो ये रिएक्शन में हमारी कैसी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। नोट कर लीजिए, एग्जांपल्स है कुछ, और आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दोस्तों हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई रिएक्टेंट A दिया हुआ है जिससे आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। आपके पास रिएक्टेंट क्या है दोस्तों, A, जिससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर टाइम t = 0 है, टाइम t = 0 पे बात किया जाए तो रिएक्शन की सपोज करिए इनिशियल कंसंट्रेशन A है, कितनी है, A। तो यहां पर जब टाइम t = 0 है तो प्रोडक्ट क्या होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसका मतलब प्रोडक्ट बनना भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होगी, 0। आफ्टर टाइम t, कुछ समय बीतता है, आफ्टर t टाइम जो प्रोडक्ट होता है सपोज करिए x बन जाता है, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, A में से x माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो कंसीडर करते हैं रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर दोस्तों क्या होगा, R = K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। फर्स्ट लॉ एक्सप्रेशन है, इसलिए पावर क्या होगी दोस्तों रिएक्टेंट की 1। R = K टाइम्स, अब देखिए कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, A - x है, तो A - x की पावर क्या हो जाएगी, 1। दोस्तों अगर रेट को हम प्रीवियस लेक्चर में लिख रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट के फॉर्म में, तो आप क्या लिख रहे थे, रेट इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, माइनस dx। रेट इक्वल्स टू आप लिख रहे थे प्रोडक्ट के टर्म में, अगर रेट को प्रोडक्ट के टर्म में लिखना हो तो क्या हो, dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल टाइम, ये आपका हो गया रेट इक्वल्स टू K टाइम्स A - x। अब देखिए A - x को इधर ट्रांसपोज करते हैं और dt को उधर, तो ये हो जाएगा dx अपॉन A - x इक्वल्स टू K टाइम्स dt, इक्वल्स टू K टाइम्स dt। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर dx अपॉन A - x आ गया है, इक्वल्स टू K dt आ गया है। अब हम करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन करेंगे, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो ये आ जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन dx अपॉन, छोटा 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 लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस x इज इक्वल्स टू k dt, इक्वल्स टू k dt। ये इंटीग्रेट दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको x के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पे वर्क में a माइनस एक्स का जो 1 अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। और पिछली बार की तरह यहाँ पर k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dt जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका t। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, k इंटीग्रेशन भी दोस्तों बाहर होगा, और यहाँ पर t, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, यानी कि kt। अब देखिए दोस्तों ये एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट आप पुट करते हो जिसको बोलते हो c, इसको आप मान लेते हो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt प्लस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे बात करते हैं। टाइम t इक्वल्स टू 0 था, जब समय 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो x भी दोस्तों कितना था, 0 था। जब समय स्टार्ट हुए नहीं थे तो प्रोडक्ट भी नहीं बना था। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स, तो a माइनस 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, इज इक्वल्स टू k इंटू 0, ये भी 0 टर्म हो जाएगा, आ जाएगा c। अब देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपको मिल गई माइनस लॉग ऑफ a। इस c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करने पर जो आ जाएगा दोस्तों माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू k t प्लस, अब देखिए c की वैल्यू डाली, c की वैल्यू है माइनस लॉग ए, तो यहां पर आ जाएगी c की जगह माइनस लॉग ऑफ a। अब इस लॉग a को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, लॉग ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू kt। अब देखिए लॉग m अपॉन लॉग m माइनस लॉग n लिखा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो लॉग m अपॉन n, क्या लिख सकते हो, लॉग m अपॉन n इक्वल्स टू kt। अगर आपको टाइम के टर्म में दोस्तों निकालना है, टाइम के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड लॉग, t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड करने वाली है कि यहाँ पर जो डेरिवेशन है आपकी ये लॉग बेस e पर है, क्या है, लॉग बेस e पे। लेकिन जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे जब आएगा log 2 तो log 2 की वैल्यू रखोगे आप 0.3010, चाहे log 3 आएगा तो आप लिखोगे 0.477। तो जितनी भी वैल्यूज आप रखते हो log बेस 10 पे रखते हो, तो इस एक्सप्रेशन को आप इस बेस को किसमें चेंज करोगे, 10 बेस पे। तो इसके करने के लिए आप क्या करोगे कि 2.303 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये नेचुरल लॉग किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 पे। किसी भी नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई करा देते हो, तो एक्सप्रेशन मॉडिफाइड होगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10, ध्यान दीजिएगा, बेस 10 ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और इसी इक्वेशन का आप हर जगह यूज करोगे। अब देखिए इस इक्वेशन में t क्या है, t दोस्तों है टाइम, t क्या है आपके पास दोस्तों, टाइम। k क्या है दोस्तों, k आपके पास है रेट कांस्टेंट, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। a की बात करोगे तो दोस्तों a आपका जो है यहां पर ये है दोस्तों इनिशियल कंसेंट्रेशन, क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और a माइनस एक्स की बात करो तो a माइनस एक्स है आपका फाइनल कंसेंट्रेशन।
एग्जामिनेशन में ये एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए भी आता है और सबसे इंटरेस्टिंग इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल इसका एक भी नहीं छूटता, बहुत प्यारे प्यारे बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं। ये डेरिवेशन आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ टाइम। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। पहली सब हेडिंग्स के अंदर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए अब इसकी जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो चाहे जीरो ऑर्डर के लिए हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। द टाइम इन विच, या फिर कह सकते हैं द टाइम इन विच 50% of the reaction, 50% of the reaction, 50% of the reaction get completed। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें हमारी रिएक्शन जो होती है वो 50% कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पीरियड को दोस्तों बोलते हो आप हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जो हमने ड्राइव की थी इक्वेशन वो क्या थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये थी हमारी t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log ऑफ a अपॉन a माइनस x, a अपॉन a माइनस x। अब कह रहा है कि t हाफ आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, t हाफ। तो अगर देखिए टाइम जो है आपका क्या होना है, t हाफ हो जाना है, और जो ये होती है आपकी इस फॉर्मूले में, ये होती है आपकी इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये होती है फाइनल कंसेंट्रेशन। क्या होती है ये, फाइनल कंसेंट्रेशन। तो ये जो फाइनल कंसेंट्रेशन है, इनिशियल कंसेंट्रेशन की कितनी हो जानी है, हाफ। तो जो यहाँ पर आप फाइनल कंसेंट्रेशन दोस्तों डालोगे, फाइनल कंसेंट्रेशन ये जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, a/2। तो टी हाफ जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स यानी फाइनल कंसेंट्रेशन वो कितनी है आपकी, a/2। a यही रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, a से देखिए यहाँ पर दोस्तों एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर रिएक्शन क्या आ जाएगी, t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 और यहाँ पे log 2, ये बेस 10 रहेगा, यहाँ पर log बेस 10 log 2 की जो दोस्तों वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.3010 अपॉन के। इन दोनों का जब दोस्तों आप मल्टीप्लाई कराओगे अप्रॉक्स में आएगा टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। क्या होगा दोस्तों, 0.693 अपॉन के। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए, किसका, टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसको नोट करिए। आइए देखते हैं कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड ग्राफ। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों सबसे पहला हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, द रिएक्शन मस्ट फॉलो, जो रिएक्शन होगी वो क्या फॉलो करेगी, ये वाले एक्सप्रेशन को, t इज इक्वल्स टू 2.303 के ऑफ लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। जितनी भी दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपकी होगी वो इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगी। अगर नहीं करते तो इसका मतलब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट होगा हमारा, पहला पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट अगर दोस्तों अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी दोस्तों, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो रेट कांस्टेंट क्या होता है, हमने बताया था कि ये ऑर्डर के हिसाब से वेरी करता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर फर्स्ट हो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आप जानते हो जनरल क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स।
अब देखिए n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n की जगह दोस्तों अगर आप 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, दिस होल क्वांटिटी पावर 0, इट मींस किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो जाती तो वो 1 हो जाती, यानी कि जो आपकी यूनिट बचेगी वो क्या बचेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, सेकंड इनवर्स। थर्ड पॉइंट पे अगर ध्यान दें तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे द रिएक्शन ऑफ first order takes infinite time to get completed। जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है ये इनफाइनाइट टाइम लेती है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब आप कह सकते हो इन शॉर्ट डिस्कस निकाल के कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट कंप्लीटेड, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गेट कंप्लीटेड। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी वो कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होगी, 99.9% तक कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो और वो पूरी कंप्लीशन हो जाए विद इन अ लिमिटेड टाइम। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दोस्तों, अगर 2H2O2 का डीकंपोजिशन होता है, क्या होता है दोस्तों, डीकंपोजिशन होता है, तो ये हमें प्रोडक्ट देते हैं 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2। अगर आप इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दोस्तों लिखते हो तो R इक्वल्स टू K टाइम्स H2O2 की पावर 2 आप लिख दोगे, लेकिन ये दोस्तों गलत है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, थ्योरेटिकल प्रोसेस नहीं। यहाँ आप रेट लॉ अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा बेटा क्या होगा, वो 0 होगा ना कि 2। तो यहाँ पर ऐसे आप जज नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल दोस्तों हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इसके अंदर इथाइल एसीटेट यानी कि CH3COO-C2H5 की दोस्तों अगर हाइड्रोलिसिस कराई जाए, क्या कराई जाए, हाइड्रोलिसिस, तो जो आपको प्रोडक्ट दोस्तों मिलेगा वो होगा CH3COOH प्लस C2H5OH। अगर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें तो जब भी हाइड्रोलिसिस की जितनी भी रिएक्शन होगी उसमें वाटर को एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा वाटर को एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा। तो जो इसका रेट होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल इथाइल एसीटेट की कंसेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर रेट लॉ की बात करें दोस्तों तो रेट लॉ इसको लिखोगे तो आप आएगा R इक्वल्स टू K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5 इंटू पावर 1। अब देखिए हाइड्रोलिसिस वाटर एक्सेस में, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमने कि जब भी कोई क्वांटिटी एक्सेस में ली जाती है, क्या की जाती है, एक्सेस में ली जाती है, जितनी में हाइड्रोलिसिस उसके रिस्पेक्ट में जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे जब आप R निकालोगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO-C2H5। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पर जब आप ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर ये 1 होगा ना कि 0, गलती से मैंने बोल दिया था। देखिए यहाँ पर जब रेट लॉ लिखते हो, रेट लॉ में पावर कितनी आती है, यहाँ पे रेट लॉ लिखते हो तो पावर आती है कंसेंट्रेशन के टर्म्स में 2, लेकिन हमने बताया था रेट, ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है। तो इस रिएक्शन को आपको देख के जज नहीं कर सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या होगी। इसका ऑर्डर यहाँ पर 1 हुआ, बाय मिस्टेक 0 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए और इसके बाद हम आगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ ग्राफ देखेंगे। चलिए आइए दोस्तों हम देखते हैं कुछ ग्राफ जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे हमारे बेस्ड है। तो देखिए पहला ग्राफ जो प्लॉट किया गया है वो रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, जो रेट आपका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंसेंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक्सिस पे बढ़ा रहे हो, उसी हिसाब से रेट भी बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। सेकंड ग्राफ में दोस्तों देखा जाए तो रेट वर्सेस टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। तो देखिए जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप रिएक्टेंट के टर्म में देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या होगा दोस्तों, कम होगा। अगर रिएक्टेंट दोस्तों समय के साथ कम होता है, रिएक्टेंट समय के साथ कम होता है, तो आप यहाँ देख रहे हो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट भी क्या होगा समय के साथ। अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है या रिएक्टेंट लिख दीजिए, तो रेट भी क्या होगा समय के साथ कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही, टाइम लग रहा है, तो रेट और टाइम में जो ग्राफ होगा वो भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। थर्ड ग्राफ देखिए दोस्तों, जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और सिंपल ग्राफ है टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया गया। इसमें देखिए दोस्तों जैसे समय आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट, अभी जब टाइम 0 है तो प्रोडक्ट एक भी मोल नहीं बना है, प्रोडक्ट भी 0। जैसे जैसे समय बढ़ा तो थोड़ा प्रोडक्ट बना। इसी तरह जैसा ज्यादा समय बढ़ेगा वैसे ही प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा जो हमारा लास्ट ग्राफ है ये टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट प्लॉट है। तो देखिए अब टी हाफ का रिलेशन जानते हो दोस्तों, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के। क्या होता है दोस्तों 0.693 अपॉन के। टी हाफ देखिए कहीं इनिशियल कंसेंट्रेशन का टर्म है नहीं, इसका मतलब जो हमारा टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे। तो ये वाला टर्म जो होगा फ्री फ्रॉम होगा इससे टी हाफ है। तो इसी में जो इसीलिए जो ग्राफ आया है इसका स्ट्रेट लाइन आया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। तो ये चौथा ग्राफ कुछ इस तरह से हमारा आया है। चलिए दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट्स के फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल के साथ। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।